प्रिय विद्यार्थियों, आशा करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित हो और सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन कर रहे होंगे, क्योंकि हम सबको मिलकर इस कोरोना महामारी को हराना है। तो आप सोच रहे होंगे कि इस लॉकडाउन के चलते हुए आपकी पढ़ाई जो डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं ऑनलाइन क्लासेज, जिसके द्वारा हम आप स्टार्टिंग से आपके चैप्टर को शुरू करेंगे। तो लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए और पढ़ते रहिए। तो आज हम जो क्लास है वो शुरू करने चाह रहे हैं क्लास 12 कॉमर्स कंप्यूटर की, जिसके अंदर आपके टोटल 15 चैप्टर्स है, जिनको 3 यूनिट के अंदर डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट जो है आपकी डेटा स्ट्रक्चर, सेकेंड यूनिट जो है आपकी C++ एंड थर्ड यूनिट जो है आपकी DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें से अपन यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर, उनको अपन शुरू करने चाह रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका डेटा स्ट्रक्चर। तो मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि डेटा क्या होता है एंड स्ट्रक्चर क्या होता है। तो डेटा मीन्स होता है रिकॉर्ड। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें स्टोर की गई है वो सारी आपके लिए डेटा है। और स्ट्रक्चर मीन होती है संरचना। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेटा को स्टोर करने के लिए जो संरचनाएं काम ली जाती है, या फिर उन डेटा को स्टोर करने के लिए, उन डेटा को व्यवस्थित करने के लिए आपके जो है डेटा स्ट्रक्चर काम में लिया जाता है। तो हम शुरू कर रहे हैं सबसे डेफिनेशन की, डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। तो मैं बात करता हूँ डेटा स्ट्रक्चर की। तो किसी कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को स्टोर तथा व्यवस्थित करने का एक तरीका, जिससे कि हम डेटा का आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका होता है डेटा स्ट्रक्चर। फिर अब अपन कह रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है। डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को इस प्रकार से स्टोर तथा ऑर्गेनाइज किया जाता है कि हम उसको बाद में किसी भी समय आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अब एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर अपन डेटा स्टोर करते हैं, तो अपन डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर से क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर से डेटा को स्टोर करने से इन फ्यूचर अपन को वापस जब डेटा की आवश्यकता होती है तो अपन उसको कम समय के अंदर और आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए अपन डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के टाइप्स की। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर है जो आपके 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट जो होता है आपका सिंपल डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड जो होता है आपका कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में बोला जाता है साधारण डेटा स्ट्रक्चर, और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जिनको बोला जाता है यौगिक डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर को अपन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर आता है अपन एरे एंड स्ट्रक्चर, और कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर होता है उनको 2 भागों के अंदर डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट जो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड जो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अपन बात करते हैं सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के डेफिनेशन की। इसके अंदर क्या होता है, तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर साधारण डेटा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं और प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ये वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे डायरेक्टली मशीन से ऑपरेट किया जा सकता है, अतः यह सिस्टम तथा कंपाइलर के द्वारा डिफाइन होता है। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसको डायरेक्टली मशीनली इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। वो कैसे, आपने 11th के अंदर पढ़ा है कि आप काम में लेते हो एरे। तो एरे जब भी आप बनाते हो तो एरे को डिक्लेयर करते टाइम अपन क्या लिखते हैं, पहले अपन उसका डेटा टाइप लिखते हैं, और नॉर्मल वेरिएबल जब डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे वेरिएबल का नाम डाल देते हैं। अब मैं इसको अगर एरे बनाना चाहता हूं तो एरे का स्ट्रक्चर कहता है कि जब वेरिएबल का नाम दिया जाता है तो उसके साथ में उसकी डायमेंशन दे दी जाती है, उनकी साइज को दे दिया जाता है। तो वो साइज है मैं डिफाइन कर देता हूँ। या फिर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो मैं लिखता हूँ स्ट्रक्ट और फिर स्ट्रक्चर का नाम। तो स्ट्रक्चर का नाम दे दिया मैंने स्टूडेंट। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ और इस कोड को जब मैं कंपाइल करता हूँ तो कंपाइलर क्या आता है, वो समझ जाता है कि ये स्टूडेंट नाम का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। कैसे समझ जाता है, क्योंकि मैंने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया गया, और स्ट्रक्ट कीवर्ड एक जो प्री डिफाइंड वर्ड है, पहले से परिभाषित वर्ड है, क्योंकि C लैंग्वेज के अंदर, C++ लैंग्वेज के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तो इसलिए आपका जो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो आप लिखते हो डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा इसको ऑपरेट किया जा सकता है, अतः सिस्टम या कंपाइलर के द्वारा ये डिफाइन किया हो जाता है, पहले से इसको परिभाषित किया हो जाता है। और इसके अंदर आपके आता है एरे एंड स्ट्रक्चर। सेकंड मैं जो बात कर रहा हूँ वो होता है मेरा कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर, जिसको नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है, और हिंदी में इसको यौगिक डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये क्या होता है, इसकी बात करता हूँ तो ये वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसे सीधा मशीन के द्वारा जिसे सीधे मशीन के द्वारा डिफाइन नहीं किया जा सकता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। इसके अंदर मेरा आता है एक तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसको रेखीय डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। दूसरा होता है मेरा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ट्री और ग्राफ आता है।
तो बात करते हैं अपन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जिसको रेखीय डेटा स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर डेटा आइटम को लीनियर स्ट्रक्चर यानी एक रेखीय क्रम के अंदर व्यवस्थित किया जाता है, कंटिन्यूसली इसको व्यवस्थित किया जाता है, तब व्यवस्थित किया जाता है जिसके एक डेटा आइटम है जो दूसरे से क्या होता है एक रेखीय क्रम में यानी सीक्वेंसली कनेक्ट किए होते हैं। दूसरा मेरा जो होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जिसे अपन देखते हैं स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप थे, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एरे और स्ट्रक्चर, सेकंड था कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर यानी यौगिक डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हमने पढ़ा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सिंपल डेटा स्ट्रक्चर वो डेटा स्ट्रक्चर था जिसे डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन के द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जिसके अंदर आया था आपके एरे एंड स्ट्रक्चर। सेकंड है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। अब कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था कि डेटा एलिमेंट को डायरेक्टली एक डेटा आइटम को दूसरे डेटा आइटम को एक रेखीय क्रम में जोड़ा गया था। सेकंड मेरा है अब नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, गैर रेखीय डेटा स्ट्रक्चर। इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, ये इस प्रकार का डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा आइटम को सीक्वेंसली यानी क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित नहीं किया जाता है। इसके अंदर जो डेटा एलिमेंट जो होते हैं वो डायरेक्टली सीक्वेंस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। कोई भी डेटा एलिमेंट किसी भी डेटा एलिमेंट से जुड़ा हो सकता है, जिसमें एक डेटा आइटम है जो किसी भी अन्य डेटा आइटम से जुड़ा हुआ हो सकता है। जिसके अंदर अपने आता है ट्री एंड ग्राफ। ट्री के अंदर अपन जो डेटा है ट्री पेरेंट्स एंड चाइल्ड के रूप में रखते हैं कि एक डेटा है जो उसके सेकंड जो चाइल्ड नोड के अंदर जुड़े हुए रहते हैं एक दूसरे से। दूसरा आपका होता है ग्राफ, और ग्राफ के अंदर भी डेटा है जो कोई भी डेटा एलिमेंट किसी भी डेटा एलिमेंट से डायरेक्ट जुड़ा हो सकता है। अब एक ही डेटा स्ट्रक्चर के जो है ऑपरेशन, अपन डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं यानी उसके ऊपर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर के से 6 ऑपरेशन है, जिसमें से सबसे पहला मेरा है ट्रैवर्सिंग, कि डेटा के ऊपर गमन करना, डेटा के ऊपर ट्रैवर्स करना, डेटा को विजिट करना। तो इसके अंदर क्या होता है, इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रत्येक जो एलिमेंट जो होता है वो ओनली एक बार इसके अंदर डेटा के अंदर ट्रैवर्स करना होता है, डेटा के ऊपर विजिट करना होता है, जिससे अपन ट्रैवर्सिंग बोला जाता है। दूसरा मेरा है सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब होता है किसी डेटा एलिमेंट्स के अंदर डेटा को सर्च करना। तो इस डेटा स्ट्रक्चर में किसी एलिमेंट को सर्च किया जाता है एक या एक से अधिक कंडीशन को संतुष्ट करके, यानी कि एक शर्त दी होती है, उस शर्त के अकॉर्डिंग अपन डेटा को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं डेटा एलिमेंट के अंदर। तीसरा मेरा है वो है इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब होता है किसी एक डेटा एलिमेंट के अंदर किसी डेटा को ऐड करना। तो इस समय इसमें एक समान प्रकार के जो एलिमेंट होते हैं उनको ऐड किया जाता है। इंसर्शन के अंदर अपन अलग अलग डेटा को ऐड नहीं किया जा सकता है। जिस प्रकार का पहला आपका डेटा आइटम है उसके साथ में उसी प्रकार का डेटा एलिमेंट को ऐड किया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे हम जान सकते हैं कि अगर डेटा इंटीजर टाइप का अगर कोई एरे है तो उसके अंदर अपन इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही ऐड कर सकते हैं। फ्लोट टाइप का तो फ्लोट टाइप की ऐड कर सकते हैं, या फिर इंटीजर के साथ में स्ट्रिंग टाइप के किसी डेटा एलिमेंट को ऐड नहीं किया जा सकता है। तो इंसर्शन के अंदर अपन एक समान प्रकार के डेटा एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। फिर मेरा होता है डिलीशन। डिलीशन का मतलब है डेटा को डिलीट करना। तो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो एलिमेंट जो होते हैं उस एलिमेंट को रिमूव किया जाता है, पहले से इंसर्ट किए हुए एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। बात नेक्स्ट मेरा है 5th का है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा जो एलिमेंट होते हैं उन डेटा एलिमेंट को असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर व्यवस्थित किया जाता है, यानी आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एलिमेंट जो होते हैं यानी जो तत्व होते हैं जो यौगिक होते हैं उनको अपन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर रीअरेंज कर सकते हैं, उनको व्यवस्थित किया जा सकता है। नेक्स्ट मेरा सबसे लास्ट जो है वो होता है मर्जिंग। मर्जिंग का मतलब होता है डेटा को आपस में जोड़ना। तो इसके अंदर क्या होता है, 2 अलग अलग फाइल्स होती है, उसके अंदर स्थित जो एलिमेंट होते हैं उनको एक डेटा फाइल्स के अंदर कंबाइन करके जोड़ा जाता है या उनको अंदर स्टोर किया जाता है, जिन्हें अपन क्या बोल सकते हैं, मर्जिंग बोल सकते हैं। तो ये मेरे थे आपके डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन। नेक्स्ट इस चैप्टर का मेरा लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है एल्गोरिदम, जो अभी हम पढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक है अपने इस चैप्टर का एल्गोरिदम। तो एल्गोरिदम को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक एग्जांपल के थ्रू कि प्रत्येक दिन सुबह आप उठते हो और काम पे लग जाते हो। प्रत्येक काम को आप करने के लिए आप एक स्टेप को फॉलो करते हो, कि किसी भी कार्य को करने के लिए आप स्टेप बाय स्टेप उस चीज़ को फॉलो करते हो, और हर एक काम आपके लिए एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम का हल तभी होता है जब काम पूरा हो जाता है। और किसी चीज़ हल को निकालने के लिए आपको किसी भी
प्रॉब्लम का अपन एक स्टेप बाय स्टेप क्रम से हम उसको हल करते रहते हैं। तो कंप्यूटर एल्गोरिदम की बात करते हैं, एक इसके डेफिनेशन पर आते हैं। तो एल्गोरिदम क्या होता है, कंप्यूटर को कुछ कार्य करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। कंप्यूटर के अंदर आप कोई भी काम कराओगे तो वो प्रोग्राम के थ्रू होता है, और कंप्यूटर प्रोग्राम हम में बहुत सारे स्टेप लिखते हैं। जब प्रोग्राम बनाएंगे तो उसके अंदर बहुत सारी लाइन आएगी, बहुत सारे स्टेप आएंगे, और जिन स्टेप को कंप्यूटर एग्जीक्यूट यानी रन करता है और कार्य को खत्म करता है, उन्हीं स्टेप के द्वारा, उन्हीं प्रोग्राम के द्वारा कंप्यूटर अपने कार्य को करता है और कार्य को खत्म कर देता है। फिर अपन बात करते हैं एल्गोरिदम के डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन जो होती है, एल्गोरिदम है जो किसी भी प्रोग्राम का, किसी भी प्रॉब्लम का या किसी भी समस्या का स्टेप बाय स्टेप या किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, जिनको अपन एल्गोरिदम कहते हैं। तो कंप्यूटर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एल्गोरिदम कहलाता है। एल्गोरिदम के अंदर कुछ स्टेप है जिसमें हर एक स्टेप है जो एक ऑपरेशन को दर्शाता है। जितने भी स्टेप अपन काम में लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सॉल्यूशन को दर्शाने के लिए, तो अपन उसके अंदर एक ऑपरेशन लेते हैं, मतलब ऑपरेशन को दर्शाता है। तो एल्गोरिदम का मतलब आपको समझ में आया है कि एल्गोरिदम क्या होता है, किसी भी समस्या को स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना। मान लेते हैं आपके सामने समस्या, आपको चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको किसी भी स्टेप को एक या फिर एक क्रम को संचालित करना होगा, निर्देशित करना होगा, तो आपको बना पाओगे। या आपको रोटी बनानी है तो आप किसी भी क्रम को फॉलो करना पड़ेगा, आप किसी भी क्रम को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। तो उस समस्या का एक सॉल्यूशन ही आपका क्या होता है, एल्गोरिदम होता है। अब बात करते हैं अपन इसका एल्गोरिदम का एक्चुअल प्रयोग जो होता है वो आईटी इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस मॉडल बनाने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए आदि में किया जाता है। तो प्रोग्राम जब भी बनाते हैं तो अपन उसका पहले एल्गोरिदम बनाते हैं। तो एल्गोरिदम बनाने से क्या होता है कि आपका जो प्रोग्राम जो होता है वो आसानी से बनाया जा सकता है। आप अगर बिना एल्गोरिदम के अगर आप प्रोग्राम बनाते हो तो उसके अंदर बहुत सारी एरर आती है, और एल्गोरिदम बना के आप अगर प्रोग्राम को बनाना की कोशिश करते हो तो एरर थोड़ी है जो कम आती है। अब मैं एल्गोरिदम जो होते हैं, जो आप लिखते हो, वो एल्गोरिदम क्या होता है, वो किसी भी प्रोग्राम का प्रोग्राम नहीं होता है या फिर कोई कोड नहीं होता है, पूरा कोड। वो जो आप प्रोग्राम लिखते हो, जो आप स्टेप लिखते हो, इन स्टेप को सूडो कोड बोला जाता है। कंप्यूटर की भाषा में उनको सूडो कोड बोला जाता है। फिर मैं बात करता हूँ कॉम्प्लेक्सिटी। जब आप एल्गोरिदम लिखते हो तो एक कॉम्प्लेक्सिटी यानी जो जटिलता जो होती है, तो आप एल्गोरिदम की जटिलता जो होती है उनको दो भागों में प्रदर्शित किया जाता है। फर्स्ट जो मेरी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, समय जटिलता। तो समय जटिलता क्या होती है, प्रोग्राम को जब आप रन होने में जो समय लगता है उनको अपन बोलते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बिकोनेशन के द्वारा यानी बिको साइन के द्वारा अपन उसको दर्शाया जाता है। और समय जटिलता की गणना है जो एल्गोरिदम द्वारा किए जाने वाले प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक फंक्शन की संख्या के ऊपर उस संख्या को गिनकर निकाला जाता है। दूसरी जो मेरी होती है वो होती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट यानी रन होने के लिए जितने अपने स्पेस की जरूरत होती है उनको अपन बोला जाता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये आज का अपना टॉपिक था एल्गोरिदम और चैप्टर नंबर 1 डेटा स्ट्रक्चर। अब वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।